तो आज पहले जो सेक्शन हुआ था वहाँ तक 62 हो गया था। और बताइएगा कितने लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है, कितने लोगों का सही हुआ है। तो आगे का आप देखते हैं, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परमाणु में एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा का मान, ऑप्शन ए का मान 0 से ऊपर होता है, ऑप्शन बी कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऑप्शन डी गणना नहीं की जा सकती। क्या कह रहा है, एक परमाणु में द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन, एक परमाणु में एक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा क्या होती है, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे, अब देखिए, एक परमाणु प्रक्रिया में परिक्रमी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिक्रिया की वजह से ऋणात्मक होती है तथा गतिज ऊर्जा की तुलना में अधिक परिणाम रखती है। गतिज ऊर्जा हमेशा वेग के वर्ग की उपस्थिति के कारण धनात्मक होता है, इसीलिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है। अर्थात नाभिक के चारों ओर घूमने वाला इलेक्ट्रॉनों की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 होती है, ठीक है। अब 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तब ऑप्शन ए प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन बी फोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तो क्या होता है, परागमन करता है तो प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में परागमन करता है तो प्रोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। फिर कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक सीमित रखने के लिए इसकी गति प्रकाश की गति के सापेक्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए बराबर, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अधिक, ऑप्शन डी अनंत में बराबर, नहीं सॉरी, इक्वल ऑफ इन्फिनिटी, सही, हाँ, अनंत में बराबर। तो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को नाभिक तक सीमित रखने के लिए इसकी गति प्रकाश की गति के सापेक्ष होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऑप्शन सी अधिक होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में कंफाइन रखने के लिए इसकी संबंधित गति प्रकाश की गति से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजी कोर का धारण करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो 6, 8, 18, 2, 8 होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो एक परमाणु का संयोजी कोष धारण करता है वह 8 होती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। 1 जूल प्रति कूलम होता है, 1 जूल प्रति कूलम मतलब कि क्या होता है, टेक्निकल, ये मान लीजिए टेक्निकल है ना, तो इसमें क्या होता है, जूल पर कूलम क्या होता है, किसका मात्रक है, वोल्ट का। वोल्ट बराबर क्या होता है, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर W/Q होता है। तो W का क्या होता है, जूल, और Q कूलम, तो जूल पर कूलम, प्रति कूलम बोले जाए तो वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्ट की परिभाषा क्या है, अनंत से किसी बिंदु तक किसी यूनिट चार्ज को लाने में किए गए कार्य को वोल्ट कहते हैं। अतः वोल्ट की इकाई जूल पर कूलम भी होती है। वी बराबर W/Q, जूल पर कूलम, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कितना सही, और इसके बारे में हमें क्या क्या और पता है ना, ठीक है।
आप लोग भी बताइएगा, ठीक है। मैं जितना होगा मैं बताती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि हाँ इसका और इतना हो सकता है। ऐसे आपका क्लियर भी होता जाएगा ना कि हाँ मैंने इतना कर लिया है, इतना यहाँ पर और इसमें जानना था मुझे, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन बी नियत धनात्मक आवेश, ऑप्शन सी परिवर्तित धनात्मक आवेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है तथा प्रोटॉन पर हमेशा धनात्मक आवेश होता है तथा न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है या आवेश रहित होता है। परमाणुओं में भी कोई आवेश नहीं होता है क्योंकि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर उदासीन हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या पता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थॉमसन ने की थी, कब की थी, 1856 से 1940 के बीच की थी, ठीक है। और इसका द्रव्यमान क्या होता है, 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और इसको ये kg में होता है, अगर ग्राम में बदले तो 9.1 × 10⁻28 हो जाएगा। और रेडियस क्या होता है, 2.81 होता है। और फिर उसके बाद आवेश आवेश निगेटिव रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। और इसका मान क्या होता है, -1.6 × 10⁻19 होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, ऑप्शन ए करेक्ट था। ऑप्शन 69 देखते हैं। एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण है। पहला ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की कमी या वृद्धि, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि में। देखिए क्या होता है, क्या कह रहा है, एक शरीर पर विद्युत आवेश के शर्त होते हैं, न्यूट्रॉन में कमी या वृद्धि। न्यूट्रॉन में कमी या वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, आप बताइए। और इलेक्ट्रॉन में कमी करेंगे, इलेक्ट्रॉन में बस कमी कर दे तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, नहीं, इलेक्ट्रॉन में कमी या वृद्धि के कारण होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, अब देखिए शरीर पर आवेश आने के कारण इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या कमी होती है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनात्मक आवेश, ग्रहण करने पर परमाणु या शरीर पर ऋणात्मक आवेश आता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु उदासीन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, जिन पर विपरीत प्रकृति परंतु बराबर मात्रा में आवेश पाया जाता है। समूहतः संपूर्ण परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 70 नंबर की क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो क्या कहलाता है। ये देखिए SSCJ में पूछा गया, ठीक है ना, शाम दोपहर वाली शिफ्ट में 2017 का है। क्या कह रहा है, यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोता है तो क्या कहलाता है। हम जैसे एक प्रोटॉन होता है, हम लोग पता है इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, उसमें से निकालते जाते हैं, मान लीजिए, तो क्या बच रहा है, धनात्मक बच रहा है, विद्युत धनात्मक हो जाएगा। यदि एक परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन खोते तो वो विद्युत धनात्मक बन जाता है। अगर एक परमाणु का एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह विद्युत ऋणात्मक होता है। अगर ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। अपकेंद्रित बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगता है जो इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के देती है। पहला नंबर क्या कह रहा है, पहले एक एक लाइन सुनिए। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर बहुत तेजी से घूमते हैं। अपकेंद्रीय बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। पहले तो एक एक हमें क्लियर हो गया कि क्वेश्चन से भी कुछ आंसर का पता चल जाता है। देखिए अपकेंद्रित बल किसके बाद, अपकेंद्रित बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगाया जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है, नाभिक के चारों बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, अपकेंद्रित बल के विरुद्ध किस प्रकार का बल लगाया जाए कि वो कक्षक बनाए, अपकेंद्रित बल, ठीक है।
ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आकर्षण का स्थित विद्युत बल। ऑप्शन बी कह रहा है आकर्षण का विद्युत चुंबकीय बल। फिर ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, आसंजक बल। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब केंद्रीय बल के विरुद्ध कौन सा एक आकर्षक बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है, ठीक है ना। आकर्षक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये लगता है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। कैसे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों बहुत तेजी से घूमता है, ठीक है। अब केंद्रीय बल के विरुद्ध आकर्षण का स्थिर विद्युत बल लगता है जो इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बनाए रखता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है जिस पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। इस बल के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन पर स्थिर विद्युत आकर्षण का बल लगता है जिससे इलेक्ट्रॉन कक्षा को नहीं छोड़ पाता है और इलेक्ट्रॉन सतत कक्षा का चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। एक परमाणु और एक आयन में क्या अंतर है। देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, आयन हमेशा तत्व के परमाणुओं से अधिक होता है। आयन में हमेशा तत्व के परमाणु से अधिक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन बी, आयन उदासीन कण होते हैं जबकि परमाणु हमेशा धनात्मक आवेश होता है। ऑप्शन सी, आयन हमेशा आवेशित कण होता है जबकि परमाणु पूर्णतः रूप से उदासीन होता है। ऑप्शन डी, आयन केवल द्रव विलयन में मौजूद रहता है। ऑप्शन सी सही है, आयन हमेशा क्या रहता है, आवेशित कर रहता है और जबकि परमाणु संपूर्ण रूप से उदासीन होता है। अब इसका और देखो, जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन, किसी पदार्थ का वो छोटा, अब परमाणु किसे कहते हैं और आयन किसे कहते हैं ये देखते हैं। किसी पदार्थ का वो छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सभी भौतिक या रासायनिक गुण विद्यमान हों और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रहे, परमाणु कहलाता है तथा आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। फिर 73 नंबर क्या कह रहा है, विद्युत दाब को के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी धारा। तो विद्युत दाब मतलब वोल्टेज के रूप में, ठीक है। विद्युत दाब को वोल्टेज के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। विद्युत दाब को वोल्टेज या विद्युत विभव भी जाना जाता है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। और इसका बता सकते हैं क्या होता है, बीमा क्या होती है, किसका, वोल्ट का क्या होता है, वोल्टेज का क्या होता है, mL² T के पावर -3 A के पावर -1, ठीक है। अब देखिए और हाँ इतना ही अभी तो मुझे पता है। निम्न में से कौन गतिहीन है, इलेक्ट्रॉन, छिद्र, आयन, इनमें से कोई नहीं। आयन क्या है, गतिहीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है, प्रोटॉन भी करते हैं। और आयन क्या रहता है, गतिहीन रहता है। आयन एक गतिहीन है जबकि इलेक्ट्रॉन गतिशील। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी का मान होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा रहता है, ये हमेशा याद रखें, ये बहुत बार पूछा है। देखिए अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है मोबिलिटी का मान होल्स की मोबिलिटी से हमेशा ज़्यादा रहता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करे। ऑप्शन ए चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी अर्धचालक, ऑप्शन सी कुचालक, ऑप्शन डी चालक। वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करना। चुंबकीय पदार्थ, अर्धचालक, कुचालक, चालक। जो प्रतिरोध कम चालक ही हो सकता है जिसमें प्रतिरोध बहुत कम रहता है, प्रतिरोध अति निम्न रहता है, उस पदार्थ से धारा का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध अति उच्च होता है उसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, कुचालक कहलाता है, ठीक है।
और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है। पैसिव डिवाइस का ना पैसिव डिवाइस का एक समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का समूह है। ऑप्शन ए डायोड, डायोज, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ऑप्शन डी रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, एफईटी। पैसिव डिवाइस, केवल पैसिव डिवाइस का समूह। पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, एक्टिव डिवाइस क्या होते हैं, जो ऊर्जा को ग्रहण करे वो पैसिव और जो ऊर्जा उत्सर्जन करे वो एक्टिव। तो पैसिव डिवाइस प्रतिरोध हो सकता है, संधारित्र हो सकता है और इंडक्टर हो सकता है, ये तीन हो सकते हैं। डायोड तो होगा नहीं, अर्धचालक पदार्थ तो कभी भी ये नहीं होते, ठीक है। तो डायोड तो होगा नहीं इसमें, ट्रांजिस्टर नहीं होगा इसमें। देखो ये है ट्रांसफार्मर, एक पैसिव डिवाइस ही है। हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे आगे। और बताइए कहाँ पर आपका गलती हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जो नहीं हो रहा है उसको लिखिए।